सलाम सामीन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि खुदा का जिक्र ना करने के बावजूद साइंसी नजरियात मुल्हिदाना नहीं है, क्योंकि खुदा इंसानों पर एक आंखों देखी साइंसी हकीकत के तौर पे जाहिर नहीं होता है। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में अमेरिका में एक ऐसी तहरीक सामने आई कि जिसने दावा किया कि साइंस ने एक ज़हीन खालिक की मौजूदगी को साबित कर दिया है। इस तहरीक को इंटेलिजेंट डिजाइन का नाम दिया गया। इंटेलिजेंट डिजाइन से मुराद ये है कि नेचर में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कुदरती तौर पर बन ही नहीं सकती, और इन चीजों का वजूद सिर्फ एक इंटेलिजेंट कॉज के जरिए ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि ये चीजें नेचुरल होने के बावजूद एक ऐसे अंदाज से तख्लीक हुई हैं कि जिस तरह से कोई इंसान चीजें डिजाइन करता है। इससे पहले एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान की बनाई हुई मसनूई चीजें नेचुरल प्रोसेसेस और फितरत के कवानीन के तहत नहीं बन सकती। तो जो मसनूईपन इंसान की बनाई हुई चीजों में होता है, एग्जैक्टली वही मसनूईपन इंटेलिजेंट डिजाइन वालों के मुताबिक कुछ कुदरती चीजों में भी मौजूद है। यानी वो चीजें नेचुरल होने के बावजूद आर्टिफिशियल लगती हैं। इन चीजों का स्ट्रक्चर अपनी ज़बान हाल से कहता है कि इनकी तख्लीक फितरी असबाब के जरिए नहीं हुई है, बल्कि इन्हें नेचर से हटकर इंसानी इंजीनियरिंग के अंदाज में डिजाइन किया गया है। लिहाजा इन चीजों का वजूद इंटेलिजेंट कॉज या इंटेलिजेंट डिजाइनर की मौजूदगी का साइंसी सबूत है। इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट को अमेरिका के मजहबी हलकों में बहुत पजीराई हासिल हुई। अक्टूबर 2004 में पेंसिल्वेनिया के एक स्कूल की बायोलॉजी क्लास में इंटेलिजेंट डिजाइन को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साइंसी मुतबादिल के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। इस इकदाम के खिलाफ कुछ पेरेंट्स अदालत में चले गए। अदालत ने फैसला दिया कि इंटेलिजेंट डिजाइन को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुतबादिल के तौर पर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंटेलिजेंट डिजाइन साइंस नहीं बल्कि मजहबी अकीदे की ही एक शक्ल है। इस मुकदमे को लेके हमारे यहाँ के बाज मजहबी हलके आज भी रंजीदा हो जाते हैं कि साइंस होने या ना होने का फैसला करना अदालत का काम नहीं था। ताहम इन लोगों को ये जान के खुशी होगी कि उन्हें अमरीकियों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी को पाकिस्तान के लाखों स्टूडेंट्स बायोलॉजी की ऑफिशियल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे हैं। तो जब आप बहुत दुखी होकर पब्लिक को बताते हैं कि साइंसदानों ने मजहब के खिलाफ एक ऐसा गठजोड़ बना लिया है कि वो एवोल्यूशन के खिलाफ किसी नज़रिए को आगे नहीं आने देते और टेक्स्ट बुक बायोलॉजी में शामिल नहीं होने देते, तो इस मौके पर आपको पाकिस्तान की उन ऑफिशियल टेक्स्ट बुक्स की तारीफ भी करनी चाहिए कि जिनमें बायोलॉजी के एवोल्यूशन के चैप्टर में डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ाने के बावजूद इस थ्योरी को इंसानी तारीख का सबसे नाकाबिले यकीन और अक्ल मुखालिफ नजरिया करार दिया जाता है, और क्रिएशनिज्म और इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी को एक अनोखे अंदाज से इस्लामाइज करके पढ़ाया जाता है। इंटेलिजेंट डिजाइन की थ्योरी ये है कि बाज नेचुरल चीजें इस अंदाज से डिजाइन हैं कि वो कुदरती तौर पर बन ही नहीं सकती, और इनके बनने के लिए किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर का होना जरूरी है। ये इंटेलिजेंट डिजाइनर खुदा है या कोई और हस्ती है, ये बात कहने से इंटेलिजेंट डिजाइन वाले अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वो अपने आप को साइंस तक महदूद रखते हैं। वो कहते हैं कि ये डिस्कशन कि इंटेलिजेंट डिजाइनर कौन है, वो खुदा है या नहीं है, और अगर खुदा है तो कौन सा खुदा है, ये बहस साइंस के दायरा कार से बाहर है। हमारा क्लेम सिर्फ इतना है कि हम साइंसी तरीक़ाकार के जरिए ये साबित कर सकते हैं कि कुछ नेचुरल चीज़ों को नेचर से हट के डिज़ाइन किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि हम ये कैसे फैसला करेंगे कि किस चीज़ को नेचर से हट के डिज़ाइन किया गया है। तो इसके लिए इंटेलिजेंट डिज़ाइन वालों के पास दो तरीके हैं। एक तरीक़ाकार को डिज़ाइन इन्फरेंस कहा जाता है और दूसरे तरीके को इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। डिजाइन इन्फरेंस का नजरिया 1990s में विलियम डेम्स्की ने पेश किया। ये एक हिसाबी तरीकाकार है ये अंदाजा लगाने का कि कौन सी चीज डिजाइंड है और कौन सी चीज डिजाइंड नहीं है। इस थ्योरी के मुताबिक एक चीज या वाक़े का डिजाइन होना उस वक्त साबित होता है कि जब इस वाक़े के होने का इम्कान बहुत कम हो, प्लस वो वाक़या किसी पहले से तयशुदा पैटर्न के मुताबिक हो। जिन वाक़यात के होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो, जैसे सूरज का हर रोज़ तुलू और गुरूब होना, इनके पीछे डिज़ाइनर को इन्फर नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें नेचुरल कॉज के ज़रिए एक्सप्लेन किया जाएगा। और ऐसे वाक़यात जिनके होने का इम्कान दरमियानी सा हो, जैसे लॉटरी जीतना,
ان के पीछे भी डिजाइनर को इन्फर नहीं किया जा सकता, बल्कि इन वाकयात को चांस के जरिए एक्सप्लेन किया जाएगा। और ऐसे वाकयात जिनके होने का इम्कान बहुत कम हो, इनमें से भी बहुत से वाकयात को चांस के जरिए ही एक्सप्लेन किया जाएगा। ताहम ऐसे लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स जो कि किसी पहले से तयशुदा पैटर्न के मुताबिक हों, उनके पीछे डिजाइनर कॉज को इन्फर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक पहाड़ है जिसे माउंट रशमोर कहते हैं। इस पहाड़ पर अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स के चेहरे काव किए गए हैं। वैसे तो इस पहाड़ पर मिट्टी और पत्थरों का किसी भी तरतीब में आने का इम्कान उतना ही कम है जितना कि इस चेहरों वाली तरतीब का, लेकिन ये जो चेहरों वाली तरतीब है, इसकी न सिर्फ प्रोबेबिलिटी कम है, बल्कि ये तरतीब पहले से तयशुदा एक ऐसे पैटर्न के मुताबिक है जिसे हम आसानी से शनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि ये तरतीब इंसानी चेहरों की साख्त के मुताबिक है और ये चेहरे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के हैं। तो ये डिजाइन इन्फेरेंस की थ्योरी है कि जिसके मुताबिक एक चीज या वाक़े का डिजाइन होना उस वक्त साबित होता है कि जब इस वाक़े के होने का इम्कान बहुत कम हो, प्लस वो वाक़या किसी पहले से तयशुदा पैटर्न के मुताबिक हो। इस थ्योरी की मदद से इंटेलिजेंट डिजाइन वाले ये क्लेम करते हैं कि जानदारों में मौजूद डीएनए एक डिजाइन प्रोडक्ट है, क्योंकि एक तो इस डीएनए में मौजूद लेटर्स का एक खास तरतीब में आने का इम्कान बहुत कम है, और दूसरे ये कि ये तरतीब एक वर्किंग सॉफ्टवेयर के कोड की तरह काम करती है, जिससे साबित होता है कि ये एक डिजाइन है। डिजाइन साबित करने का दूसरा तरीका इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद ऐसे पेचीदा स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत से वर्किंग पार्ट्स के मिलने से बनते हैं, और अगर इन पार्ट्स में से कोई एक भी मिसिंग हो तो वो तमाम स्ट्रक्चर बेकार हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी का इंजन एक इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये इंजन बहुत से पार्ट से मिलकर बनता है, जिनमें से अगर एक पार्ट भी मिसिंग हो तो वो इंजन काम नहीं करेगा। तो इंटेलिजेंट डिजाइन वालों के मुताबिक जिंदा चीजों में भी कई स्ट्रक्चर्स इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे बैक्टीरियल फ्लैजेलम और इंसानी आंख, और इन स्ट्रक्चर्स को सिर्फ एक डिजाइनिंग एजेंट के जरिए ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। डिजाइन की पहचान करने के इन दोनों तरीकों में एक बात कॉमन है, और वो ये कि ये दोनों तरीके डिजाइन को कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जोड़ते हैं। यानी अगर आप किसी वाक़े का सबब इंटेलिजेंट डिजाइनर को करार देना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि वो वाक़या बहुत ज्यादा पेचीदा हो, क्योंकि इंटेलिजेंट डिजाइन दरअसल एक ऐसा डिजाइन है कि जो इंटेलिजिबल नहीं है। पाकिस्तान में आजकल बहुत से लोग खुदा को इंटेलिजेंट डिजाइनर कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये जान के हैरत हो कि अगर वो समझते हैं कि बादलों के बरसने और चांद के घटने बढ़ने और दिन रात के अदल बदल के पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर है, तो इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी के मुताबिक वो लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक नेचर के रूटीन वाकयात की वजाहत इंटेलिजेंट कॉज की बजाय नेचुरल कॉज के जरिए की जाती है। इनफैक्ट बहुत से गैर मामूली वाकयात को भी इस थ्योरी के मुताबिक चांस के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। इंटेलिजेंट कॉज कोई प्राइमरी कॉज या नेसेसरी बीइंग नहीं है। इंटेलिजेंट कॉज बहुत से असबाब में से एक सबब है। ये सबब हमारी दुनिया में कभी कभार जाहिर होता है, चंद एक चीजों के साथ छेड़छाड़ करता है, कुछ करिश्माती डिजाइन बनाता है, एंड दैट इज इट। ये वो टोटल साइंस है जिसे इंटेलिजेंट डिजाइन वाले अमेरिका में साइंस तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि इंटेलिजेंट डिजाइन की साइंसी हैसियत यंग अर्थ क्रिएशनिज्म के बराबर भी नहीं है, क्योंकि यंग अर्थ क्रिएशनिज्म में कम से कम रियलिटी का एक मॉडल तो पेश किया जाता है, जबकि इंटेलिजेंट डिजाइन वाले इंटेलिजेंट कॉज के बारे में कुछ भी कहने से अवॉइड करते हैं। उनकी टोटल साइंस ये है कि कुछ चीजों के पीछे इंटेलिजेंट कॉज हो सकती है। ये इंटेलिजेंट कॉज क्या है, ये कॉज नेचर में कैसे इंटरफेयर करती है, इसकी ऑपरेट करने का मैकेनिज्म क्या है, और इंटेलिजेंट डिजाइन के मुताबिक कायनात और जिंदगी के आगाज का मॉडल क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब में इंटेलिजेंट डिजाइन वाले खामोशी इख्तियार करते हैं। और ये खामोशी दरअसल एक तरह की धोखाधड़ी है, क्योंकि हकीकत ये है कि इंटेलिजेंट डिजाइन वाले भी क्रिएशनिस्ट की तरह बाइबल मुकद्दस की बुक ऑफ जेनेसिस के वाकयात को साइंसी और तारीखी हकीकत समझते हैं, लेकिन अपने इस अकीदे का बरमला इजहार करने से गुरेज करते हैं ताकि पब्लिक में उनका साइंसी इमेज खराब ना हो। लेकिन इस इमेज बिल्डिंग का
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट डिजाइन को साइंस साबित करना मुमकिन नहीं है। इंटेलिजेंट डिजाइन के कॉन्सेप्ट में बहुत सी खामियां हैं। पहली खामी ये कि डिजाइन हमेशा पेचीदा और नाकाबिले फहम नहीं होता। स्टेपलर पिन या पेपर क्लिप इंतहाई सादा होने के बावजूद डिजाइन है। दूसरी खामी, इंटेलिजेंट कॉज को सिर्फ डिजाइन के साथ जोड़ना भी गलत है। साहिल की रेत पर नाम लिखना और लिख के मिटाना, इन दोनों के पीछे इंटेलिजेंट कॉज है। अगर माउंट रशमोर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के मुजस्समों का होना इंटेलिजेंट कॉज का पता देता है, तो बामियान के पहाड़ पर बुद्धा के मुजस्समे का ना होना भी इंटेलिजेंट कॉज का पता देता है। तीसरी खामी, बाज़ औकात बेतरतीबी डिजाइन होती है जबकि तरतीब डिजाइन नहीं होती। अगर आप नमक और मिर्चों को मिक्स करते हैं तो इस बेतरतीबी के पीछे इंटेलिजेंट कॉज है, जबकि पथरीले साहिलों पर पत्थर साइज के हिसाब से अरेंज होते हैं। लेकिन इस तरतीब के पीछे डिजाइनर नहीं बल्कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि जिस पत्थर का साइज जितना कम होता है, लहरें उसे उतना ही दूर धकेल देती हैं। ताहम इंटेलिजेंट डिजाइन के साथ सबसे बड़ा साइंसी मसला कुछ और है। वो मसला ये है कि साइंस में किसी चीज को एक वाक़े का सबब करार देने से पहले उस सबब को जानना और समझना जरूरी होता है। एयर कंडीशनर की कूलिंग का सबब इवेपोरेशन है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इवेपोरेशन के बारे में जानते हैं और ये समझते हैं कि इवेपोरेशन किस तरह से ठंडक पैदा करती है। आसमानी बिजली का सबब हम बादलों में जमा होने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस को करार देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं और बिजली गिरने के अमल में इनका क्या किरदार है। लेकिन जब इंटेलिजेंट डिजाइन वाले ये कहते हैं कि बैक्टीरियल फ्लैजेलम के पीछे इंटेलिजेंट कॉज है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट कॉज की हकीकत को समझ चुके हैं। वो कहते हैं कि चूंकि हमने तमाम नेचुरल कॉजेस को बारी बारी चेक कर लिया है और हमारे हिसाब से इस चीज की फितरी वजाहत मौजूद नहीं है, लिहाजा बैक्टीरियल फ्लैजेलम के पीछे किसी इंटेलिजेंट कॉज का होना साइंसी लिहाज से साबित हो गया। जरा गौर कीजिए कि ये एग्जैक्टली वही बात है कि अगर किसी के साथ कोई अनहोना वाकया पेश आ जाए तो वो ये कह दे कि इस वाकये के पीछे जिन्नात हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इंटेलिजेंट डिजाइन कोई नई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये गॉड ऑफ गैप्स का ही नया नाम है। और ये नजरिया साइंसी नहीं बल्कि साइंस की रूह के खिलाफ है। इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी के मुताबिक किसी चीज को डिजाइन कॉज की पैदावार करार देने से पहले तमाम असबाब को खारिज अज़ इम्कान करार देना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसानों ने तमाम फितरी असबाब को खोज लिया है? क्या साइंस तमाम नेचर और नेचुरल कॉजेस को समझ चुकी है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी चीज के बारे में ये दावा करना मुमकिन ही नहीं है कि हमने तमाम फितरी असबाब को चेक करने के बाद ये फैसला किया है कि इस चीज की फितरी वजाहत मुमकिन नहीं है। हम जानते हैं कि साइंस की सरहदों पर ऐसे अनगिनत सवाल हैं कि जिनके जवाब मौजूद नहीं है। इन सवालों के लिए ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इन सवालों के जवाब नहीं जानते, लेकिन इस लाइल्मी को इंटेलिजेंट डिजाइन कहने का मतलब ये है कि हम इन सवालों के जवाब कभी नहीं जान सकते। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारी आइंदा नस्लें भी इन सवालों का जवाब कभी नहीं जान सकेगी। ये रवैया लाइल्मी को मुकद्दस बनाने और इसके सामने घुटने टेक देने के मुतरादिफ है। ये बात न सिर्फ साइंस के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के शर्फ के भी खिलाफ है। इंसानियत का शर्फ ये है कि जो बातें हम नहीं जानते उन्हें जानने की कोशिश करते रहें। जानने की जुस्तजू को जारी रखना बहुत ही अहम है। इसकी अहमियत को अगर आप साइंस की सहूलतों या इंसानियत के शर्फ के जरिए नहीं समझ सकते तो इसे पैसों के हवाले से समझने की कोशिश करें। लाइल्मी की सरजमीन में दौलत के बेबहा खजाने पोशीदा हैं। इल्म की खोज के जरिए हम उन खजानों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बहुत सी कौमें हमारी आंखों के सामने ये खजाने समेट रही हैं, जबकि हम लोगों का रवैया ये है कि साइंस की हर लाइल्मी हमारे लिए फख्र का बाइस बन जाती है और इस लाइल्मी को हम खुदा का सबूत बनाकर पेश करते हैं। लेकिन लाइल्मी को खुदा का सबूत मानने से पहले इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी को एक नज़र इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना चाहिए। इस्लाम का खुदा लाइल्मी का खुदा नहीं है,
ہمارا خدا ہمیں علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ولڈیورا لکھتے ہیں کہ بیشتر مذہبی ریفارمرز کے برخلاف محمد نبی پاک علم حاصل کرنے کی کوششوں کو سراہتے تھے اور اپنے فالوورز کو علم کے حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ نبی پاک کی مشہور دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما۔ اسلام کا خدا لا علمی کا خدا نہیں ہے۔ لا علمی کو خدا مان لینا ایمان کی نہیں غفلت کی نشانی ہے۔ لا علمی کے کاغذ پر خدا جانے کی مہر لگا کر علم کی فائل کو بند کر دینا، یہ رویہ خدا کے نام کو مس یوز کرنے اور ایمان کو بے عملی کے بہانے کے طور پر استعمال کرنے کے مترادف ہے۔ اس بہانے کے لیے اب ہمیں ایک نیا لفظ مل گیا ہے جسے کچھ کم علم مناظرہ بازوں کی باتوں میں آ کر ہم نے ایمان کا حصہ بنا لیا، لیکن یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ بیکٹیریل فلیجلم ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے، یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ میں اسے سمجھ نہیں سکتا، بلکہ اتنا پیچیدہ کہ کوئی بھی انسان اسے سمجھ نہیں سکتا، لہٰذا یہ ضرور کسی اعلیٰ ذہانت کی پیداوار ہوگا۔ یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا احمقانہ تصور ہے جو اپنی لا علمی کو ذہین خدا کا سائنسی ثبوت قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ ذہین سائنسی خدا نہ ذہین ہے، نہ سائنسی ہے، نہ خدا ہے۔ کیسی نامعقول بات ہے کہ وہ خدا جس نے ان گنت صدیوں کے دوران اپنے آپ کو سائنسی حقیقت کے طور پر ظاہر نہیں کیا، جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ خدا 21ویں صدی کے انسانوں کے لیے مائکروسکوپ کے نیچے ظاہر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مائکروسکوپ کے نیچے کی کچھ چیزیں ہمیں پوری طرح سے سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ذرا سوچیں، ہماری ناسمجھی خدا کے وجود کا ثبوت کیسے بن سکتی ہے؟ کیا ایک اسٹوڈنٹ کا امتحان میں فیل ہونا خدا کا ثبوت ہے؟ بلا شبہ ہم انسان بہت سی باتوں سے لا علم ہیں، لیکن یہ لا علمی ہمارا خدا نہیں بلکہ ہماری آزمائش ہے۔ اس لا علمی کو سجدہ نہ کریں، اسے فتح کریں۔ لا علمی کے خدا سے بھی زیادہ سنگین مذہبی اعتراض انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر یہ ہے کہ یہ تھیوری خدا اور نیچر کی ڈائیکوٹمی پر کھڑی ہے۔ یہ تھیوری نیچرل کاز کو انٹیلیجنٹ کاز سے الگ بتاتی ہے اور نیچرل پروسیسز کو خدا کا پروجیکٹ قرار دینے کی بجائے انہیں بلائنڈ اور ان گائیڈڈ کہتی ہے، یعنی فطرت کو خدا کے کنٹرول سے باہر قرار دیتی ہے۔ اس سوچ کے نتیجے میں انسان اس طرح کی نامعقول بات کو سائنس سمجھنے لگتا ہے کہ وہ خدا جس نے فطرت کے قوانین کے تحت ایک عظیم الشان کائنات تخلیق کی، تمام نظام ہستی جاری کیا، اس خدا کو بیکٹیریا جیسی معمولی مخلوق کا فلیجلا بنانے کے لیے اپنے ہی نظام کو درہم برہم کر کے الگ سے ڈیزائننگ کرنا پڑی کہ جیسے فطرت کا نظام بنانے میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا جیسے بیکٹیریا خدا کے قبضہ قدرت سے باہر نکل گئے تھے۔ بہرحال انٹیلیجنٹ ڈیزائن والوں کے مطابق فطرت خدا کے کنٹرول سے باہر ایک بلائنڈ اور ان گائیڈڈ فورس ہے، اور خدا اپنی قدرت کا اظہار ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے کرتا ہے جو فطرت کی روٹین کے خلاف ہوتے ہیں۔ یعنی جب تک خدا دخل اندازی نہیں کرتا، فطرت اپنی روٹین کے مطابق کام کرتی رہتی ہے، لیکن جب خدا ایکٹیو ہوتا ہے تو فطرت اور اس کے قوانین بے اثر ہو جاتے ہیں۔ گویا خدا اور فطرت دو الگ قوتیں ہیں جو الگ الگ انداز سے آپریٹ کرتی ہیں۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے یہ آئیڈیاز اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں کہ جن کے مطابق فطرت کی ہر چیز خدا کی تخلیق ہے اور فطرت کے قوانین بھی خدا کی قدرت کا ہی اظہار ہیں۔ اور اب آخری بات سنیں، خدا اور نیچر کی یہ ڈائیکوٹمی دراصل انٹیلیجنٹ ڈیزائن والوں کا اوریجنل آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ تصور بہت پرانا ہے اور اس کے پیچھے ایک بلیک مارکیٹ ہے، ایک بزنس ماڈل ہے جو لاچار عوام کی بے بسی کے احساس کو استعمال کر کے پیسے بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیری فقیری، جنات اور کرامتوں کا ظاہر ہونا، اس طرح کے سپر نیچرل تصورات غریب آبادیوں میں زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسان جو خود کو غریب، بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں خدا اور فطرت کی ڈائیکوٹمی کا کانسیپٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کے تلخ تجربات انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ دنیا اور فطرت ان کی دشمن ہے اور فطرت کے مقابلے میں خدا ان کا مددگار ہے جو ایک دن کسی مسیحا کے روپ میں آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ بے بسی کی یہ نفسیات طبقاتی معاشروں میں بہت عام ہوتی ہے، جہاں طاقتور لوگ غریبوں کو اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھتے، ان کا استحصال کرتے ہیں اور انہیں انصاف نہیں دیتے۔
لیکن ان غریبوں پر ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ کچھ چالاک لوگ مذہبی روپ دھارتے ہیں اور خود کو خدا کا ایجنٹ بتا کر خدا کی مسیحائی کا انتظار کرنے والے غریبوں کو مزید لوٹنے لگتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس طرح کے عیار لوگ سائنس کے بہت زیادہ خلاف ہوتے ہیں اور پبلک کو سائنس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتا کر کہ سائنس الہادی نظریات پر کھڑی ہے۔ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس دن پبلک یہ سمجھ گئی کہ نیچر کس طرح سے کام کرتی ہے، اس دن ان کے فریب کا پردہ فاش ہو جائے گا، ان کا بزنس ختم ہو جائے گا۔ پبلک کو پتہ چل جائے گا کہ فطرت انسان کی دشمن نہیں بلکہ انسان کی طاقت ہے، اور پبلک کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی بے بسی کی وجہ فطرت نہیں تھی بلکہ فطرت کا علم حاصل نہ کرنا تھا، کیونکہ کچھ عیار لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ عقل استعمال کرنے کو گناہ سمجھتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔